हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फलनों के प्रकार, जिनमें हमें पढ़ने हैं एक एक ही फलन, वन वन फंक्शन, बहु एक फलन, मैनी वन फंक्शन, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन, और साथ ही एक एक ही आच्छादक वन वन ऑन टू फंक्शन भी हमें इस वीडियो में पढ़ाना है। ये सारे के सारे ही फंक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। सारे के सारे फंक्शनों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो हम एक एक करके सारे फलनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक एक ही फलन। नंबर 1, एक एक ही फलन। इसका दूसरा नाम है एक एक फलन। तो वन वन फंक्शन, या हम इसे कह सकते हैं इंजेक्ट फंक्शन। एक एक ही फलन का मतलब है कोई भी फलन यदि हमें f दिया गया है x से y पर, तब वह एक एक ही फलन कहलाएगा यदि f मैपिंग के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयव प्रतिबिंब भी भिन्न ही रखते हैं। यदि x के कोई भी अवयव हमने लिए हैं तो उनके जो प्रतिबिंब हैं y के अंतर्गत वह भी भिन्न ही होने चाहिए। इसका मतलब है यदि हमने x के अंतर्गत दो अवयव लिए, मान लीजिए x1 और x2, दो अवयव हमने x के अंतर्गत लिए, और यदि उन दोनों का प्रतिबिंब fx1 और fx2 बराबर बराबर है तो हमें चाहिए कि यह स्थिति तभी उत्पन्न हुई हो जबकि वह दोनों प्रतिबिंब भी बराबर बराबर ही हो। यदि यह दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि यह दोनों अवयव आपस में बराबर बराबर नहीं हैं तो इनके प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होंगे वह भी बराबर बराबर नहीं होने चाहिए, तभी यह फलन एक एक ही फलन कहला सकता है। कोई भी दो अवयव समान प्रतिबिंब नहीं रखने चाहिए, तभी वह फलन एक एक ही फलन कहला सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तरफ हमने देश लिखे हैं और एक तरफ उनकी राजधानियाँ लिखी हैं। यह x के अवयव दिए गए हैं, यह y में अवयव दिए गए हैं। यह फलन जो दिया गया है वह x से y पर दिया गया है, जो देश को राजधानी से संबद्ध कराता है। तब आप देखेंगे यदि हम एक देश को लेते हैं तो उसकी राजधानी एक ही होगी, ऐसा नहीं है एक देश अन्य राजधानियाँ रख रहा है, या फिर कई देश मिलकर के एक ही राजधानी रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग ही राजधानियाँ होती हैं। कभी भी आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कि दो देश जो कि एक ही देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं उनके लिए राजधानी एक जैसी है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए यह जो फलन होगा यह कहलाएगा एक एक ही फलन। इसी के साथ हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए हमें एक फलन दे रखा है a से b पर, जो कि परिभाषित किया गया है। माना a में अवयव हैं a1, a2, a3, a4। यहाँ अवयव हैं b1, b2, b3, b4, b5। मैपिंग में दे रखा है a1 का b2 से संबंध है, a2 का b3 से संबंध है, a3 का b1 से संबंध है और a4 का b4 से संबंध है। अब हमें चेक करना है कि यह फलन एक एक ही होगा या नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक अवयव से एक तीर निकल रहा है और यहाँ भी प्रत्येक अवयव पर केवल एक ही तीर आकर के रुक रहा है। हमें एक एक ही फलन के लिए चाहिए कि यदि दो अवयव अलग अलग हैं तो वह एक ही बिंदु पर जाकर के नहीं रुकने चाहिए, उनके प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। यहाँ a1 का प्रतिबिंब b2 है, b2 और किसी का प्रतिबिंब नहीं है। इसी तरीके से a2 का प्रतिबिंब b3 है तो b3 इसके अलावा किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। इसीलिए यह जो फलन होगा वह एक एक ही होगा। इसी के साथ यदि हम दूसरा g ले लेते हैं जो कि x से y में दिया गया है। मान के चलिए x में अवयव दे रखे हैं x1, x2, x3, x4 और x5, और साथ ही y में अवयव दिए गए हैं
y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 तक। x1 दे रखा है वह y2 से संबंध रखता है, x2 दे रखा है वह y3 से संबंध रखता है, x3 y2 से संबंध रखता है, x4 y5 से संबंध रखता है, x5 y4 से संबंध रखता है। अब आप यहाँ देखेंगे x1 y2 से संबंधित है, लेकिन साथ ही यह जो y2 अवयव है वह x3 का भी प्रतिबिंब है। इसका मतलब है एक ही बिंदु दो अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब है, जबकि एक के लिए हमें चाहिए होता है कि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो। यदि दो अवयव अलग अलग हैं तो उनके प्रतिबिंब बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ x1 और x3 के लिए, जो कि दोनों अवयव अलग अलग हैं, लेकिन उनके प्रतिबिंब एक ही बिंदु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ x1 और x3 समान प्रतिबिंब रख रहे हैं। इसीलिए यह जो g फलन दिया गया है यह एक ही फलन नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे कोई भी यदि हमें फलन दिया गया है तो उसे एक ही कैसे सिद्ध किया जाएगा। किसी भी फलन को एक ही सिद्ध करने के लिए क्या एल्गोरिथम है, क्या प्रोसीजर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी हमें फलन दिया गया है उसके प्रांत के अंतर्गत हम दो अवयव जो कि अलग अलग अवयवों को प्रदर्शित कर रहे हों या एक जैसे अवयवों को प्रदर्शित कर रहे हों। यहाँ हमने x1 और x2 अलग अलग अवयव लिए हैं, x1 और x2 दो अलग अलग अवयवों को प्रदर्शित करते हैं, तब उनके प्रतिबिंबों को हम बराबर रखेंगे। माना fx1 बराबर है fx2 को, साथ ही इन्हें हल करेंगे। यदि हमें हल करने पर x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है, मतलब यदि दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर है, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि वह अवयव भी बराबर बराबर हैं, तो वह फलन एक ही कहलाएगा। लेकिन यदि हम लेकर के चल रहे हैं दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब बराबर बराबर हैं, लेकिन वह अवयव अलग अलग थे, बराबर बराबर नहीं हैं, अर्थात दो भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब एक जैसे हैं, उस स्थिति में यह फलन एक ही नहीं होगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान के चलिए हमें फलन दिया है fx बराबर 2x, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर ही परिभाषित किया गया है। हम चेक करके बताएंगे कि यह एक ही है या नहीं है। तो उसके लिए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें दो अवयव x1 और x2 f के प्रांत में लेने हैं। तो हमने मान लिया x1 और x2 दो अवयव हैं जो f के प्रांत में उपस्थित हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें करना है fx1 बराबर fx2 रखिए, fx1 बराबर fx2 हम ले करके चलेंगे। अब यदि हम fx1 का मान याद करते हैं तो x की जगह x1 से प्रतिस्थापित करके हमें मिलेगा 2x1, और यदि हम fx2 का मान निकाल करके बताएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x2। दोनों तरफ 2 से भाग कर लेने पर हमें प्राप्त हो जाता है x1 बराबर x2। और एल्गोरिथम के अनुसार यदि हमें हल x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है तब यह फलन एक ही होगा। इसीलिए यह जो फलन लिखा गया है n से n में fx बराबर 2x, यह एक ही फलन है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। मान के चलिए हमें दिया गया है fx बराबर x²। यह जो फलन है वह r से r पर परिभाषित किया गया है। फिर से हमें चेक करके बताना है कि यह दिया गया फलन एक ही फलन है अथवा नहीं है। फिर से वही प्रोसीजर, हम दो अवयव f के प्रांत में लेकर के चलेंगे। fx1 बराबर fx2 रखेंगे और निष्कर्ष निकाल के बताएंगे कि x1 बराबर x2 है या नहीं है। यदि हम fx1 का मान निकालते हैं तो वह बराबर होगा x1 का स्क्वायर, और fx2 का मान निकाल के बताते हैं तो x2 का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें मान मिलेगा प्लस माइनस दोनों चिन्हों में, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। यहाँ हमें x1 बराबर x2 के साथ साथ x1 बराबर माइनस x2 भी प्राप्त हो रहा है। यदि हमें केवल यहाँ एक ही हल प्राप्त हुआ होता तो यह एक ही होता, लेकिन अब यहाँ हमें दूसरा हल भी प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, यदि हम दिए गए फलन में x की जगह पर 1 लगाएं
या फिर -1 लगाएं। दोनों के लिए वर्ग का मान +1 ही होता है, अर्थात दो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए उनके प्रतिबिंब का मान 1 ही है। दो अलग अलग अवयव एक जैसा प्रतिबिंब रखते हैं, इस स्थिति में यह फलन एक ही नहीं है। तो f एक ही फलन नहीं है। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि fx = x² द्वारा प्रदत्त फलन n से n में एक ही फलन है। यह बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ केवल प्रांत के मान बदल दिए गए हैं प्रांत व परिसर के लिए। अब यह प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं, जबकि वास्तविक संख्याओं की स्थिति में यह हमें एक ही फलन नहीं मिला था, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं की स्थिति में यह एक ही फलन होगा, क्योंकि जब हम x1 और x2 दो अवयव प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत मानेंगे, तब यह दोनों स्थितियां प्राप्त होने पर x1 = -x2 एक अमान्य स्थिति होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी ऋणात्मक संख्याएं उपस्थित नहीं होती हैं। इसलिए यह जो दूसरी स्थिति होगी वह प्राकृतिक संख्याओं के लिए अमान्य होगी। जब यह स्थिति अमान्य हो जाती है तो हमें केवल एक ही हल प्राप्त होता है, x1 = x2, और एल्गोरिथम के अनुसार जब केवल एक हल x1 = x2 प्राप्त होता है तो वह फलन एक ही फलन कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के लिए। फिर से इसी तरीके से आपको 2 स्थितियां यहाँ प्राप्त होने वाली हैं। एक स्थिति अमान्य होगी और दूसरी स्थिति x1 = x2 आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यह भी सिद्ध हो जाएगा कि यह एक ही फलन है। नंबर 2 पर पढ़ते हैं, बहु एक फलन। मैनी वन फंक्शन एक फलन f x से y पर बहु एक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयव समान प्रतिबिंब रखते हों। यह एक फलन का बिल्कुल विपरीत फलन है। वहाँ हम पढ़ रहे थे एक फलन एक फलन कहलाएगा यदि f के अंतर्गत x का प्रत्येक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखता है। एक अवयव है, एक प्रतिबिंब रख रहा है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक जैसे ही प्रतिबिंब रख रहे हों। मान के चलिए x1 और x2 2 अवयव हैं x में, और माना साथ में कि यह दोनों अलग अलग अवयवों को प्रदर्शित करते हैं, दोनों समान अवयव नहीं हैं, लेकिन इनके जो प्रतिबिंब हैं वह हमें एक जैसे ही प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 अलग अलग अवयवों के लिए जब वह समान प्रतिबिंब रखते हों तो यह जो फलन है x से y पर वह बहु एक फलन कहलाता है, मैनी वन फंक्शन कहलाता है। यहाँ कई सारे अवयव एक ही प्रतिबिंब रखते हैं, जबकि वन का मतलब क्या होता है, यहाँ का एक अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है, प्रत्येक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब रखता है। मैनी वन का मतलब होता है यहाँ के एक से ज़्यादा अवयव केवल एक ही प्रतिबिंब रख सकते हैं, एक जैसा प्रतिबिंब रख सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी फलन बहु एक फलन होगा यदि वह एक ही फलन नहीं है। यदि वह एक ही नहीं है तो वह बहु एक होगा, और यदि वह बहु एक फलन नहीं है तो वह एक फलन होगा। एग्जाम्पल के जरिए इन्हें समझ लेते हैं। मान के चलिए f एक फलन a से b पर दिया गया है। कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि a1 b1 से संबंध रखता है, a2 b2 से संबंध रखता है, a3 b4 से संबंध रखता है, a4 b2 से संबंध रखता है और a5 b5 से संबंध रखता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि a2 और a4 दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, अलग अलग अवयवों को प्रदर्शित कर रही हैं। लेकिन यदि इनके प्रतिबिंब की बात करें, a2 का प्रतिबिंब और a4 का प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब एक ही अवयव b2 द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका मतलब है यह जो फलन है वह एक बहु एक फलन है, या हम कह सकते हैं कि यह जो फलन a से b पर दिया गया है वह एक फलन नहीं है। इसी तरीके से हमें एक g दे रखा है x से y पर। माना x1 का संबंध है y4 से, x2 का संबंध बराबर है y5 से, x3 का संबंध है y2 से, x4 का संबंध है y2 से और x5 का संबंध y1 से है। आप फिर से यहाँ देखेंगे कि x3 और x4 दोनों अलग अलग अवयव हैं, लेकिन यदि हम इनके प्रतिबिंब की बात करें,
x3 का प्रतिबिंब y2 के बराबर है और x4 का प्रतिबिंब भी y2 के ही बराबर है। दो अलग अलग अवयव समान प्रतिबिंब रख रहे हैं, इसीलिए यह जो दिया गया फलन है वह एक बहुएक फलन होगा, या हम कहें यह एक एकी फलन नहीं होगा। यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा गया है, f फलन दे रखा है z से z में इस तरीके से कि fx बराबर है mod x के, जहाँ x प्रदर्शित कर रहे हैं किसी भी पूर्णांक को z से संबंध रखते हैं। तब हमें जांच करनी है कि यह फलन एक एकी फलन होगा या बहुएक फलन होगा। आप देखें, यदि हम कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, केवल 0 को छोड़ करके कोई भी आप पूर्णांक लेंगे तो वह स्वयं मान और उनका ऋणात्मक मान आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम इनका प्रतिबिंब निकालें, a का भी प्रतिबिंब निकालें और -a का भी प्रतिबिंब निकालें, तो वह हमेशा बराबर ही आएगा, हमेशा ही वह बराबर होगा। जैसे मान के चलिए हमें a का मान दे रखा है 1, तब f1 का मान निकालें और f-1 का मान निकालें। fx का मान है mod x के बराबर, यदि हम इसके अंतर्गत 1 रखते हैं तो भी हमें आंसर 1 ही मिलेगा, और यदि हम इसके अंदर -1 रखेंगे तो भी हमें आंसर 1 ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक हमें दे रखा है तो हम उस a का मॉड निकालें या फिर -a का मॉड निकालें, हमेशा बराबर ही होता है। इसीलिए यह जो फलन है वह एक बहुएक फलन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई दो अवयव बराबर नहीं है परंतु उनके प्रतिबिंब बराबर बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो वह फलन बहुएक फलन कहलाता है। एक और क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। मान के चलिए एक फलन z से z में fx बराबर x² + x से दिया गया है, जहां x z से बिलोंग करता है। हमें फिर से जांच करके बतानी है कि यह फलन एक एकी फलन है या बहुएक फलन है। तो हम कैसे करेंगे, माना दो अवयव x1 और x2 प्रांत z से लिए गए हैं और साथ ही मानते हैं कि fx1 का मान fx2 के बराबर है। यदि हम fx1 का मान निकाल करके बताते हैं तो हमें मिलेगा x1² + x1 बराबर में fx2 का मान निकालने पर x2² + x2। यदि हम इन्हें पक्षांतर करके हल कर लेते हैं, x2² को इस तरफ ले आएँ, इसी तरीके से x1 के साथ में -x2 बराबर 0। यदि इनके गुणनखंड हम करते हैं तो a² - b² के फॉर्मूले से यह बराबर होता है a + b × a - b। तो x1 + x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 - x2, साथ में यह जो मान लिखा हुआ है वह ऐसे का ऐसा ही रहेगा। पूरे मान में से आप देख रहे हैं x1 - x2 कॉमन आ रहे हैं, तो x1 - x2 कॉमन ले लेने पर x1 + x2 और यह पूरा कॉमन लेने पर यहाँ बचता है 1 बराबर 0। यदि दो मान गुणा में 0 दे रखे हैं तो या तो पहले वाला गुणनखंडन 0 होता है या फिर दूसरे वाला गुणनखंडन 0 होता है। तो इसी तरीके से आगे यदि हम हल कर लेते हैं तो या तो x1 - x2 का मान 0 के बराबर होगा या फिर x1 + x2 + 1 का मान 0 के बराबर होगा। यहाँ से हमें मिलेगा x1 बराबर x2 और यहाँ से हमें मिलेगा x2 बराबर -x1 - 1। चाहे तो आप यहाँ से x1 का मान भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। अब आप देख रहे हैं हम fx1 बराबर fx2 लेकर के चले थे, लेकिन हमें यहाँ दो हल प्राप्त हो रहे हैं। केवल एक हल प्राप्त नहीं हो रहा है, दो हल प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि पूर्णांकों के लिए ऋणात्मक वाले मान भी मान्य होते हैं। क्योंकि यहाँ इसके अतिरिक्त एक और हल हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह जो फलन है वह बहुएक फलन होगा, एक एकी फलन नहीं होगा। इसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए हमें x1 का मान 1 दे रखा है। जब हमें x1 का मान 1 दे रखा है तो यदि हम यहाँ रख के x2 का मान निकालते हैं तो हमें मिलेगा -1 और -1 -2। यदि इन दोनों के लिए हम फलन का मान निकालते हैं fx1 बराबर कितने के होगा, फॉर्मूला था fx बराबर x² + x। x की जगह हमें लगाना है 1 का वर्ग + 1, तो हल करके मिलेगा 2। इसी तरीके से यदि हम निकाल लेते हैं f-2 का मान अर्थात fx2 का मान, तो वह बराबर होगा -2 का वर्ग प्लस में -2। -2 का वर्ग 4 -2 बराबर 2। क्योंकि दोनों अलग अलग अवयवों के लिए उनका प्रतिबिंब हमें समान ही मिला है, इसीलिए यह जो फलन होगा वह बहुएक फलन होगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आच्छादक फलन अथवा आच्छादी फलन। आच्छादक फलन अथवा आच्छादी फलन ऑन टू फंक्शन कहें या सर्जेक्टिव फंक्शन कहें। तो यदि हमें कोई भी फलन दे रखा है x से y पर, वह आच्छादक फलन कहलाएगा यदि उस फलन के अंतर्गत
y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। y का कोई भी अवयव ऐसा नहीं बच रहा है जो कि x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना रहा हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें यदि कोई भी y का प्रतिबिंब दे रखा है, तब x में एक ऐसे x का अस्तित्व होना चाहिए, वहाँ पर एक ऐसा x उपस्थित होना चाहिए कि वह प्रतिबिंब y रखता हो। इसका मतलब है y के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय x में एक ऐसा अवयव x जरूर उपस्थित होगा कि जो वो y है वह x के प्रतिबिंब का कार्य कर रहा होगा, या हम कहें x का जो प्रतिबिंब है वह अवयव y रह रहा होगा। अब आप देख रहे हैं जब y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी बिंदु का प्रतिबिंब है, इसका मतलब है कोई ना कोई तीर जरूर आकर के y पर रुक रहा होगा, और जो भी बिंदुओं पर तीर आकर के रुकते हैं वही लिए जाते हैं परिसर में। अब क्योंकि इसके सभी बिंदुओं पर तीर आकर के रुक रहा है, वह प्रत्येक अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी फलन x से y पर आच्छादक फलन कहलाएगा यदि f का परिसर, मतलब f की जो रेंज है वह पूरे समुच्चय y के बराबर है। y का प्रत्येक अवयव किसी न किसी के साथ संबंध रख रहा है, किसी न किसी का प्रतिबिंब वह बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वह फलन आच्छादी फलन होता है। इसी के साथ इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री और होता है, जैसे कि हमने एक में पढ़ा था बहुएक, ऐसे ही यहाँ आच्छादक फलन के लिए होता है अंतःक्षेपी फलन। यदि कोई फलन आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होता है, और अगर अंतःक्षेपी नहीं है तो वह आच्छादक होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम दूसरे इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं कि अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, कोई भी फलन x से y पर अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा यदि f के अंतर्गत y का कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर उपस्थित है y में कि वह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता है, तो वह फलन कहलाएगा अंतःक्षेपी फलन। जबकि आच्छादक फलन में क्या था, यदि y का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी का प्रतिबिंब है x के अवयव का, लेकिन यहाँ वह कह रहे हैं कि कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर बच जाए y में कि वह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा हो, तो वह फलन कहलाता है अंतःक्षेपी फलन। अब क्योंकि यहाँ y में एक अवयव ऐसा बच गया है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब है वह परिसर के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा y का अवयव, इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी फलन अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा यदि f का परिसर रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सेट y, यदि f का परिसर समुच्चय y के बराबर नहीं है तो वह फलन अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। या आप दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं, यदि कोई फलन आच्छादक नहीं है तो वह अंतःक्षेपी होता है, और यदि कोई फलन अंतःक्षेपी नहीं है तो वह आच्छादक होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसे समझ लेते हैं। मान के चलिए हमें f a से b पर एक फलन दे रखा है, यहाँ a के और यहाँ b के अवयव लिखे गए हैं। यहाँ a1, a2, a3 और a4 लिखा गया है। यहाँ b1, b2, b3, b4 और b5 लिखा गया है। a1 का संबंध b1 से है, a2 का b2 से है, a3 का b3 से है, a4 का b4 से है। आप देख रहे हैं यहाँ b5 y में एक ऐसा अवयव बच रहा है जो कि x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ पर इस बिंदु पर आकर के कोई भी तीर नहीं रुका है, कोई भी फलन का मान हमें b5 नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि y में एक ऐसा अवयव उपस्थित है जो x के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि यदि यहाँ एक भी अवयव ऐसा बच जाए जिस पर आकर के कोई तीर ना रुक रहा हो, जब वह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो जो वह फलन होता है वह अंतःक्षेपी फलन कहलाता है, या हम कहें कि वह आच्छादक फलन नहीं है। दोनों एक ही बात है, आच्छादक फलन नहीं है। हम दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चलिए हमें g दे रखा है x से y पर, यहाँ x के अवयव लिखे गए हैं और यहाँ y के अवयव लिखे गए हैं। यहाँ है x1, x2, x3, x4 और x5, और यहाँ लिए गए हैं y1, y2, y3 और y4। मान के चलिए x1 y1 से संबंध रखते हैं, x2 y2 से संबंध रखते हैं, x3 y2 से संबंध रखते हैं,
x4 y4 से संबंध रखते हैं और x5 y3 से संबंध रखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि y के प्रत्येक अवयव पर कोई ना कोई तीर आकर के रुक रहा है। इसका मतलब है y का जो अवयव है वह x के किसी ना किसी अवयव के तो प्रतिबिंब के रूप में कार्यरत है, और ऐसी स्थिति में जबकि y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, या हम कहें क्योंकि यहाँ परिसर का जो मान है वह y के बराबर है, इसीलिए यह जो फलन हमें दिया गया है x से y पर वह एक आच्छादक फलन होगा, या हम कहें कि यह जो फलन है वह अंतःछेदी फलन नहीं होगा, क्योंकि y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य ही है। साथ ही कुछ और एग्जाम्पल्स इसके ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f n से n पर आच्छादक नहीं है। यदि आप यहाँ x के मान रखते जाएं और f(x) के मान निकालते जाएं तो हमें fn के जो मान प्राप्त होंगे, मतलब प्राकृतिक संख्याएं रखने पर जो हमें मान प्राप्त होंगे, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, इसी तरीके से यहाँ हमें मान प्राप्त होते रहेंगे। आप देख रहे हैं जो यहाँ हमें परिसर प्राप्त हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, वह n के बराबर नहीं है, फलन में y सेट के बराबर नहीं है। fn का जो हमें मान प्राप्त हुआ है फलन का वह पूरे के पूरे n के बराबर नहीं है, और क्योंकि जब परिसर का मान ही सेट y के बराबर नहीं आया है, हमने पढ़ा था जब भी परिसर का मान सेट y के बराबर नहीं आएगा तो वह जो फलन है वह अंतःछेदी कहलाएगा, या हम कहें कि वह जो फलन है वह आच्छादक फलन नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में यह फलन आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फलन के अंतर्गत परिसर का मान सेट y के बराबर नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं के बराबर नहीं है, इसीलिए यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। जिस तरीके से हमने फलन को एक एक ही सिद्ध करने के लिए एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था, उसी तरीके से फलन को आच्छादक सिद्ध करने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मान के चलिए हमें एक फलन x से y पर दिया गया है, तब उसे आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम समुच्चय y से कोई भी अवयव ले लेते हैं। माना y, कैपिटल Y समुच्चय y का कोई भी अवयव है, तब f(x) = y रख लेने पर जो भी हमें फलन दे रखा है x के पदों में उसे हम y के बराबर रख लेते हैं, और उसे हल करके यहाँ जो मान है वह x के पदों में है और यह मान y के पदों में है। उस समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल करके बताएंगे जो कि y के पदों में होगा। और मान लीजिए जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है y के पदों में वह किसी फलन को प्रदर्शित कर रहे हैं, y के पदों में किसी भी फलन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यदि y के प्रत्येक मान के लिए जो भी हमें फलन प्राप्त हुआ है, यदि हम y का मान कुछ भी रख लेते हैं, समुच्चय y के अंतर्गत कोई भी मान रख लेने पर जो हमें आंसर मिलेगा x का, यदि वह x से ही होगा तो वह फलन आच्छादक होगा। लेकिन यदि हमें किसी भी एक मान के लिए, y के किसी भी एक मान के लिए यहाँ जो x का मान प्राप्त हुआ है वह प्रांत x से बाहर आता है, तो फिर वह फलन आच्छादक नहीं होगा बल्कि वह फलन अंतःछेदी कहलाएगा। मान के चलिए हमें एक फलन दे रखा है r से r में f(x) = x⁻³ + 2, जहाँ x बिलोंग करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, x बिलोंग्स टू r। हम इसे आच्छादक सिद्ध करके बताना है। फर्स्ट स्टेप था कि हमें कोई भी अवयव y ले लेना है समुच्चय y में से, y बिलोंग्स टू r। दूसरा स्टेप था हमें f(x) = y के रख लेना है। अब यहाँ जो f(x) का मान है वह है x⁻³ + 2 = y। उसके बाद थर्ड स्टेप में था यह जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है उसे हल करके x का मान ज्ञात करके बताना है। यदि हम x के लिए इसे हल करते हैं तो यह बराबर होगा y-2 और x बराबर हो जाएगा y-2 होल घात 1/3। घात 3 का पक्षांतर करेंगे तो वह पक्षांतर करने पर 1/3 घात देगा। अब हमें चेक करना है कि यदि हम y का कोई भी मान रख लेते हैं, y जो कि r से है, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान हम रखते हैं, तो क्या जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह भी एक वास्तविक संख्या होगी। आप देख रहे हैं यदि हम कोई भी y का मान वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रख लें तो जो x का मान है y-2 की होल घात 1/3 सदैव ही वास्तविक संख्या ही होगा, क्योंकि मान जो हमें प्राप्त होंगे वह वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही प्राप्त होंगे, चाहे वह मान कितने भी छोटे रहे हों, चाहे वह मान कितने भी बड़े रहे हों। इसीलिए एल्गोरिथम के अनुसार
हमें प्रत्येक y के लिए एक ऐसा x मिल गया है जो कि R में है और साथ ही वह किसी ना किसी का प्रतिबिंब भी बन रहा है, f(x) बराबर y के रूप का भी है। इसीलिए यह जो फलन है R से R में वह आच्छादक फलन होगा। इस आच्छादक वाले गुण को हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं एक नेगेटिव एग्जाम्पल लेकर के। मान के चलिए हमें एक फलन R से R में दे रखा है और f(x) बराबर दिया गया है x² + 2, जहाँ x बिलोंग करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। और फिर से हमें यहाँ जो f(x) दिया गया है वह है x² + 2। हमें आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या कर लेना है, मान के चलिए y कोई भी अवयव है जो कि R में उपस्थित है, तब हमें करना है f(x) बराबर y रख लेने पर f(x) का मान बराबर है x⁻² + 2 के और बराबर में y। x के लिए इसे हल कर लेते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होगा y - 2⁻1/2। बाकी हमें काम ज़्यादा ये आने वाला है। अब यदि आप यहाँ देखेंगे मैं y का मान 1 लगा लूँ तो मुझे x⁻² का जो मान प्राप्त होगा वह होगा 1 में से 2 घटाने पर -1। और हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि x का मान आप निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ वर्गमूल में -1, जो कि वास्तविक संख्या नहीं होती है। जब यह वास्तविक नहीं मिल रहा है, x का मान हमें प्रांत के अंतर्गत नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यह आच्छादक नहीं है। इसीलिए f आच्छादक नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अल्टरनेट मेथड, वैकल्पिक हल भी है। अब हमें यहाँ जो f(x) दे रखा है वह दिया है x⁻² + 2, और आप जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक ही होता है, उसका मान 0 या 0 से बड़ा ही होता है। यदि हम दोनों तरफ 2 जोड़ लेते हैं तो यह मान हमें मिल जाएगा f(x) का, अर्थात f(x) का मान सदैव 2 से बड़ा ही होगा। जो हमें y मिलेगा वह सदैव 2 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ जो परिसर का मान आया वह कितना हो गया, 2 से शुरू करके हुआ। वास्तविक संख्याओं में 2 से शुरू करके अनंत तक जा सकता है, लेकिन यह जो मान है वह वास्तविक संख्याओं के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो 2 से लेकर के -अनंत तक के भी सारे मान आएंगे। अब क्योंकि जब यहाँ परिसर का मान वास्तविक संख्याओं के बराबर नहीं है, इसीलिए यह जो फलन होगा यह आच्छादक फलन नहीं होगा। इसी के बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 4, एकेकी और आच्छादक, एकेकी तथा आच्छादक। इसका दूसरा नाम होता है एकेकी आच्छादी फलन। एकेकी आच्छादी फलन, इंग्लिश में इनके नाम होते हैं 1-1 ऑन-टू, 1-1 भी है और साथ ही ऑन-टू भी है, या फिर दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव। इसमें दोनों गुण हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होता है 2 प्रॉपर्टीज रखने वाला। तो कोई भी फलन हमें दे रखा है x से y पर, वह एकेकी तथा आच्छादक कहलाएगा। हम नाम से ही पता चल रहा है, जो एकेकी भी हो और जो आच्छादक भी हो, उस फलन को हम कहेंगे एकेकी तथा आच्छादक। एक फलन f(x) से y पर एकेकी आच्छादी फलन कहलाएगा यदि f एकेकी भी है और आच्छादक भी है, वह दोनों के दोनों गुणों को अपने अंदर रख रहा है। दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। कोई भी फलन दे रखा है f(x) से y पर, वह एकेकी आच्छादी होगा यदि वह एकेकी भी है और आच्छादी भी है। एकेकी का मतलब होता है कि यदि दो अवयव x1 और x2 समान प्रतिबिंब रख रहे हैं, x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब आपस में बराबर बराबर है, तो हमें चाहिए कि वह दोनों अवयव भी समान ही रहे हों, तभी यह फलन एकेकी हो सकता है, जहाँ x1 और x2 बिलोंग कर रहे होते हैं फलन के प्रांत से। आच्छादक भी हो साथ में। आच्छादक का मतलब है कि y जो समुच्चय दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव के लिए x समुच्चय में
एक अवयव x ऐसा उपस्थित हो कि x का प्रतिबिंब y बन रहा हो, क्योंकि आच्छादक के लिए हमें चाहिए होता है कि y का प्रत्येक अवयव x में किसी ना किसी के प्रतिबिंब का कार्य कर रहा हो। इसीलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कि y कोई भी अवयव है y का, उसके लिए x जरूर उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि y x का प्रतिबिंब बन सके, x का प्रतिबिंब y के रूप में वहाँ उपस्थित हो। मान के चलिए हमें एक फलन दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं a से b पर। a में कुछ अवयव दे रखे हैं और b में कुछ अवयव दे रखे हैं, a1, a2, a3, a4। इसी तरीके से यहाँ दिया है b1, b2, b3 और b4। यहाँ जो मैपिंग दी है ये f से प्रदर्शित की है। माना a1 का प्रतिबिंब हो गया हमारा b3, a2 का b4, a3 का b1, a4 का b2। अब हम चेक करके बताएं कि यह एक एक ही आच्छादी है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यह एक एक ही है या नहीं है। आप देख रहे हो प्रत्येक प्रतिबिंब से a1 का प्रतिबिंब b3 है और b3 किसी अन्य का प्रतिबिंब नहीं है, b3 पर केवल एक ही तीर आकर के रुक रहा है। इसी तरीके से सारे के सारे अवयवों पर केवल एक एक तीर आकर के रुक रहे हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दो अवयवों का प्रतिबिंब रह रहा हो। इसीलिए यह जो फलन है एक एक ही तो हो जाता है। उसके बाद आच्छादक y के प्रत्येक अवयव के लिए, y के प्रत्येक अवयव के लिए आप देख रहे हैं x एक एक उपस्थित है। b1 के लिए a3, b2 के लिए a4, b3 के लिए a1, b4 के लिए a2। x में इस प्रकार से उपस्थित हैं प्रत्येक अवयव के लिए, कोई भी अवयव यहाँ नहीं छूट रहा है। प्रत्येक अवयव के लिए x में कोई ना कोई अवयव ऐसा उपस्थित है कि वह उसके प्रतिबिंब का कार्य कर रहे हैं। a1 का प्रतिबिंब v3। इस तरीके से यह फलन आच्छादी भी हो जाता है। अब क्योंकि फलन एक एक ही भी है और आच्छादी भी है, इसीलिए इस फलन को हम कहेंगे कि यह फलन एक एक ही आच्छादी फलन है। यह जो फलन है यह एक बाइसेक्टिव फंक्शन है। साथ में एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x - 3 द्वारा प्रदत्त q से q पर परिभाषित है, वह एक एक ही भी है और आच्छादी भी है। अब हमें इसे बाइसेक्टिव फंक्शन शो करना है, तो सबसे पहले इसके पहले गुण एक एक ही की जांच कर लेते हैं कि दिया गया फलन एक एक ही है या नहीं है। एक एक ही सिद्ध करने के लिए माना x1 और x2 दो अवयव हैं जो कि प्रांत में से लिए गए हैं। प्रांत का मान अब यहाँ q है, तो माना x1 और x2 दो अवयव q में उपस्थित हैं। साथ ही माना कि इनके जो प्रतिबिंब हैं वह भी बराबर बराबर हैं। यदि हम fx1 का मान यहाँ से लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x1 - 3। इसी तरीके से fx2 का मान रख लेंगे तो 2x2 - 3। दोनों तरफ 3 से 3 कट जाएगा। 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 भी काट लेने पर हमें मिल जाता है x1 बराबर x2। अब क्योंकि हम लेकर के चले थे कि दो अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं और हमें हल करके मिल गया कि वह दोनों प्रतिबिंब भी बराबर बराबर हैं। हम लेकर के चले थे fx1 बराबर fx2 और ऐसी स्थिति में हमने प्राप्त किया है कि x1 x2 के बराबर भी है, चाहे हम x1 और x2 के मान q में से कुछ भी ले लें। इसीलिए f कैसा हो जाता है, f एक एक ही फलन है। यही स्थिति होती है किसी भी फलन को एक एक ही सिद्ध करने के लिए। दूसरी स्थिति में हमें पढ़ना है आच्छादक। आच्छादक सिद्ध करने के लिए मान के चलिए y सहप्रांत q में से कोई भी अवयव लिया गया है और मान करके चलते हैं यह जो y है वह fx के बराबर है। यदि fx का मान हम देखें x के पदों में तो वह बराबर है 2x - 3 के। हमें अगले चरण में करना होता है x का मान ज्ञात, x का मान y के पदों में ज्ञात करके बताना है। तो 2x बराबर y + 3 और x बराबर y + 3/2, यह हमें प्राप्त हो जाता है x का मान। अब आप देख रहे हैं आप y की जगह कोई भी मान लगा लें, y का मान परमेय संख्याओं में से दिया गया है। यदि आप y की जगह कोई भी परमेय संख्या लगाते हैं तो x भी एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी, मतलब x भी हमें प्रांत के अंतर्गत ही प्राप्त होगा। y का मान हम कुछ भी लगाएं वह हमेशा प्रांत के अंतर्गत ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक y के लिए जो कि रेशनल नंबर में से लिया गया है, परमेय संख्याओं में से लिया गया है, x का जो मान हमें प्राप्त होगा वह भी q में ही उपस्थित होगा। और जब y के प्रत्येक मान के लिए वहाँ एक ऐसा x उपस्थित है कि यदि हम fx के अंतर्गत उसे रख लेते हैं, fx के अंतर्गत रखने का मतलब है अब यदि आप x का मान यहाँ रख करके उन्हें बताएं तो कितना मिलेगा। fx फलन के अनुसार मान है fx बराबर 2x - 3।
अब यदि हम x की जगह लगा लेते हैं y प्लस 3/2, x की जगह लगा लेते हैं y प्लस 3/2, -3, 2 से 2 कट जाएगा, +3 -3 कट जाएंगे, तो हल करके कितना मिल जाएगा y। अब चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए वहाँ एक x बराबर y प्लस 3/2 प्रांत में ऐसा उपस्थित है कि यदि हम fx का मान निकाल करके बताते हैं तो वह y के बराबर ही आता है। यही स्थिति होती है आच्छादी सिद्ध करने के लिए। इसका मतलब है कि y का प्रत्येक अवयव x में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब अवश्य ही रखता है, इसीलिए f हो जाता है आच्छादी फलन। अब हमने इस फलन को एकेकी भी सिद्ध कर दिया है, आच्छादी भी सिद्ध कर दिया है। जब फलन एकेकी भी है और आच्छादी भी है तो यह जो फलन है वह एकेकी आच्छादी दोनों कहलाएगा। अतः फलन Q से Q पर एकेकी आच्छादी है। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं जिनमें जांच करनी है कि दिए गए फलन एकेकी आच्छादी हैं या नहीं है। साथ में इनके आंसर भी लिखे गए हैं कि आपको क्या आंसर यहाँ मिलने वाला है। इसी तरीके से दूसरा फलन दिया गया है जो कि चिन्ह फलन है। सिद्ध करके बताना है कि वह ना तो एकेकी होता है और ना ही आच्छादक होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं x का मान जब भी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े मान के लिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अनंत मान होते हैं, सभी के लिए एक जैसा ही प्रतिबिंब है। और जब इतने सारे बिंदु एक ही प्रतिबिंब रख रहे हैं तो इसका मतलब है वह एकेकी नहीं होगा आच्छादी के लिए। यदि परिसर का मान देखा जाए तो केवल 3 बिंदु इसके अंतर्गत आ रहे हैं। परिसर का मान 1, 0 और -1, जो कि r के बराबर नहीं है, हमारे फलन के सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसीलिए यह आच्छादक भी नहीं होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है। हमें यहाँ बताना है कि एकेकी आच्छादी या फिर यह दोनों हैं एकेकी आच्छादी हैं। इनके लिए भी आंसर लिखे गए हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया है। लास्ट क्वेश्चन दिया है f1 और f2 का मान 1 के बराबर है और fx का मान x-1 के बराबर होगा जब x का मान 2 से बड़ा है। हमें बताना है कि यह एकेकी नहीं है। देखिए आप, सबसे पहले ही हमें दिया है 1 और 2 के लिए समान प्रतिबिंब है। जब 2 अवयव समान प्रतिबिंब रख रहे हैं तो एकेकी तो नहीं होगा, तो एकेकी तो हम यहीं सिद्ध कर लेते हैं। आच्छादक के लिए आपको वही प्रोसीजर करना है, y कोई भी अवयव लेना है जिसके लिए हम x के मान प्राप्त करेंगे y के पदों में, और y का मान रखने पर x का मान यहाँ जो फलन दिया गया है n से n पर n के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि जब भी हम x का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे घटाने पर वह हमेशा प्राकृतिक संख्या ही देगा, इसीलिए यह आच्छादक होगा। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।